तो कहानी के शुरू में हम जेसिका को देखते हैं जो घबराई हुई अपने ही घर में छुपने की जगह ढूंढ रही थी। उसे असल में खतरा था इस वक्त अपने डैड से जो कि पागल हो चुके थे। आखिर उनकी भी नजर जेसिका के ऊपर पड़ ही जाती है और जेसिका को देखते ही वो एक भयानक स्पाइडर की तरह के मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। इससे पहले कि वो जेसिका के ऊपर हमला करते, जेसिका की आंख खुल जाती है और हमें मालूम होता है कि ये सब जो जेसिका देख रही थी वो सिर्फ उसका एक बुरा ख्वाब था। जेसिका एक कॉमिक बुक राइटर थी और हाल ही में उसने मैक्स नामी एक म्यूजिशियन से शादी की थी। मैक्स की 2 बेटियां थी जिन्हें जेसिका माँ वाला प्यार देना चाहती थी क्योंकि बचपन में उसकी भी मोम की डेथ हो गई थी और वो जानती थी कि मोम के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। हालांकि इन बच्चों की मोम मरी नहीं थी, असल में वो पागल हो गई थी और एक मेंटल हॉस्पिटल में आजकल एडमिट थी। जेसिका के डैड जो उसके ख्वाब में आए थे वो भी पागल ही थे और इस टाइम हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। उनके साथ ये सब कुछ जेसिका के बचपन में ही हो गया था और जेसिका आज भी उसे हॉस्पिटल में मिलने जाती थी। हालांकि वो जेसिका को पहचान भी नहीं सकते थे। जेसिका आजकल अपने इन बुरे सपनों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपना घर बदल लेगी। माहौल चेंज होने पे उसे लगा था कि उसकी दिमागी हालत पे कुछ सुधार आएगा, इसलिए वो मैक्स की फैमिली के साथ अपने बचपन वाले घर में शिफ्ट हो गई। यहाँ आने पर जेसिका काफी रिलैक्स फील कर रही थी। पुराने सामान में जेसिका को एक कैमरा मिलता है जिसमें उसकी बचपन की बहुत सी वीडियोस रिकॉर्ड थी, जिनको देखकर वो खुश भी हुई और हैरान भी, क्योंकि जो कुछ भी वो देख रही थी उसे बिल्कुल याद नहीं था। उसे अपना बचपन याद नहीं था। तब मैक्स उसे कहता है तो क्या हुआ, उस टाइम तुम 5 साल की थी। इतनी उम्र के बच्चे अक्सर बातें भूल जाते हैं। जब जेसिका 5 साल की थी तो उसकी मॉम मर गई और इसी दौरान किसी वजह से उसके डैड पागल हो गए। ऐसे छोटी सी ही उम्र में जेसिका को अपना घर छोड़कर अपनी ग्रैंड माँ के घर शिफ्ट होना पड़ा। अब जब वो वापस आई तो ये घर से बहुत सुकून दे रहा था। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियां भी यहाँ उसी की तरह खुश रही, उन्हें अपनी असल मॉम की याद ना आए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफी डिस्टर्ब रही थी। पागलपन में उन्होंने अपनी छोटी बेटी एलिस का हाथ भी जला दिया था, जिसका निशान आज तक एलिस के बाजू पे था। इसी टाइम एलिस जेसिका के पास आती है और इससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगी। जेसिका जो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी वो अपना सारा काम छोड़कर एलिस के साथ खेलने के लिए मान जाते हैं। हाइड एंड सीक में एलिस को छुपना था और जेसिका ने उसे ढूंढना था। छुपने के लिए एलिस चली जाती है बेसमेंट में। अब जेसिका एलिस को ढूंढ ही रही थी तभी उसे उसकी बॉस की कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो इतना मगन हो गई उसे भूल ही गया कि वो एलिस को ढूंढ रही थी। जबकि दूसरी तरफ एलिस को बेसमेंट में मिला एक छोटा सा दरवाजा। ये अजीब था, एलिस के बाहर जाते ही वो खुद ब खुद खुल गया, जिसमें से एलिस को मिला एक छोटा सा टेडी। इस टेडी को उठाकर वो बेसमेंट से बाहर आ गई और उसके जाने के बाद हमने देखा कि वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। यहाँ जेसिका को जैसे ही याद आया कि वो तो एलिस को ढूंढ रही थी, वो ढूंढते हुए एलिस के रूम में आई। लेकिन अब एलिस जेसिका के साथ खेलना नहीं चाह रही क्योंकि एलिस को मिल गया है अपना एक नया दोस्त, एक टेडी। इसका नाम था जॉन सी, जिसके बारे में एलिस जेसिका से कहती है कि ये नाम मुझे इस टेडी ने खुद बताया है। जेसिका को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने ये सोच लिया कि बच्चों की इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है, शायद इसलिए एलिस ऐसी बातें कर रही है। बाहर एलिस की बहन इस टाइम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए पिक्चर्स ले रही थी। पिक्चर क्लिक करने के बाद वो नोटिस करती है कि उसकी पिक्चर में एक बूढ़ी औरत है जो अजीब से तरीके से उसे घूर रही थी। उसे देखकर वो डर गई। वो बाहर गई तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। वो कंफ्यूज होकर इस ओल्ड लेडी को इधर उधर देखने के लिए लग जाते हैं। तभी उसके साथ वाले घर से एक लड़का निकल कर आता है जो उससे देखकर उससे बातें करने लगा, उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त जेसिका ने आकर उसे डांट दिया और ये कहा कि तुम्हारे जैसे दोस्त की मेरी बेटी को जरूरत नहीं, तो प्लीज दूर रहना मेरी बेटी से। जेसिका की इन्हीं छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से टाइलर को जेसिका ज्यादा पसंद नहीं थी। वो जेसिका को अपनी मॉम भी नहीं मानती थी। अब रात में हम जेसिका को मैक्स के पास देखते हैं। ये दोनों ज्यादा आज इसलिए खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि एलिस इस घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। वो यहाँ पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसने एक टेडी को अपना दोस्त भी बना लिया था जिससे वो बातें करती थी और ये चीज इन लोगों को इसलिए नॉर्मल लग रही थी क्योंकि बच्चे अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारे काम कर लेते हैं, यानी अपने ख्यालों में बहुत से काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी छुप छुप कर जेसिका एलिस पे नजर रखती थी। इसी तरह एक दिन एलिस उस टेडी को जेसिका की लिखी हुई कॉमिक बुक पढ़कर सुना रही थी, जहाँ स्टोरी कंप्लीट करने के बाद एलिस उस टेडी से कहती है क्या ही अच्छा हो कि अगर विलन और हीरो के दरमियान में दोस्ती हो जाए। उसकी इस बात से जेसिका को अपनी कॉमिक बुक के लिए नया आइडिया मिल जाते हैं और इसी चीज से जेसिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ तक कि वो मैक्स को मैसेज में बताती भी है कि आज एलिस की वजह से ही उसकी काम में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अभी वो यही कुछ कर रही थी कि एकदम से एलिस के पास आई। एलिस ने जेसिका को बताया
कि वो अपने इस नए दोस्त के साथ एक गेम खेल रही है जिसमें उसे टेडी की बताई सारी चीजों को कलेक्ट करना है और सबसे पहले उसे कोई हैप्पी चीज चाहिए। ये सुनकर जेसिका उसे एक बॉल के ऊपर एक स्माइली बना देती है और खुद काम पे लग जाती है। काम करते करते आज उसे बहुत रात हो गई और आधी रात में उसने नोटिस किया कि कोई उसी बॉल से खेल रहा था जो उसने एलिस को दी थी। आवाज का पीछा करते करते वो बेसमेंट में गई। उसकी नजर पड़ी अंधेरी बेसमेंट में पड़ी हुई उसी बॉल पर जिसके ऊपर अब स्माइली के बजाय सैड फेस बना हुआ था। इस बेसमेंट की दीवारों पे बचपन में जेसिका ने बहुत कुछ लिखा हुआ था। साथ ही यहाँ के सामान में जेसिका की पुरानी ड्राइंग्स भी पड़ी हुई थी, जिन ड्राइंग्स को देखते हुए जेसिका को यहाँ एक अजीब सी ड्राइंग भी मिलती है जिस पे लिखा था नेवर एवर, यानी कभी नहीं। जेसिका अब ऊपर वापस आ गई। इसे एलिस के कमरे से आवाज आ रही थी। करीब जाकर उसने सुना कि सच में कोई एलिस से बातें कर रहा था, शायद वो टेडी। इससे पहले कि वो अंदर जाकर चेक करती, एकदम से कोई इसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करने वाली एक औरत थी। इसके बारे में हमें पता चला कि वो एलिस और टाइलर की असली मोम है। असल में टाइलर ने ही अपनी मोम को इस घर का एड्रेस बनाया था और वो मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ आ गई थी। उन्होंने जेसिका के ऊपर जानलेवा हमला किया था। मामला काफी बिगड़ चुका था जिसकी वजह से इन्हें घर पे पुलिस को बुलाना पड़ता है। माहौल टेंशन वाला बन गया था। एलिस इस माहौल से घबराए न, इसीलिए जेसिका उससे बात करने के लिए आती है और एलिस उसे बताती है कि चौंसी ने मेरी मॉम को पहले से काफी बेहतर कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता मॉम ठीक भी हो जाती। देखो मेरे हाथ चौंसी ने मेरे हाथ का जख्म भी ठीक कर दिया है। असल में ये सब सिर्फ एलिस को ही नजर आ रहा था क्योंकि ये उसका ख्याल जो था। जेसिका उसे समझाने के लिए अब अपने ही बाजू पे वैसा सा जख्म दिखाती है और कहती है देखो हमें इन निशानों से डरना नहीं चाहिए, ये हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं और तुम जिस दोस्त की बात कर रही हो वो दोस्त इस असल दुनिया में नहीं है। फौरन एलिस जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरा इमेजिनरी यानी ख्याली दोस्त है और ऐसा ही दोस्त आपका भी था ना। ये सुनकर जेसिका को शौक लगा कि इतनी पुरानी बात इस बच्ची को कैसे पता थी। एलिस कहती है ये भी मुझे चौंसी ने ही बताया। जेसिका अब वहाँ से चली गई और एलिस सोने के लिए लेट गई और हमने देखा कि वो डैडी एलिस से लिपट कर सो गया। अगले दिन एलिस दोबारा जेसिका के पास कुछ चीजें लेने के लिए आती है। जो चीजें इकट्ठी करने का काम उसे चौंसी ने दिया था। थोड़ी देर बाद मैक्स को अपने कॉन्सर्ट के लिए दूसरे शहर जाना था। मैक्स चलना चाहता है और एलिस उसे गुड बाय कहने के लिए गेट तक आती है जहाँ उसे मिलती है उसकी नेबर, वही ओल्ड लेडी जो टाइलर को अपनी पिक्चर में भी दिखी थी। यानी ये कोई भूत या एंटिटी नहीं थी। ये ओल्ड लेडी जेसिका से कहती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? अरे कहाँ याद होंगी, तब तो तुम बहुत छोटी थी जब यहाँ रहा करती थी। जेसिका उनसे अपनी बचपन की बातें करने लगती है और यहाँ बातों ही बातों में ये ओल्ड लेडी जेसिका को बताती है कि तुम्हारा बचपन में एक इमेजिनरी यानी ख्याली दोस्त था, बिल्कुल ऐसा ही जैसा एलिस का है। उनकी ये बात सुनकर जेसिका को एक और महत्वपूर्ण शौक लगा था। जेसिका अपने पास्ट के बारे में बहुत कंफ्यूज थी। अगर कोई इसका पास्ट जानता था तो वो उसकी डैडी थे, इसलिए वो अपने डैड के पास हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं। इसने अब अपने डैड को बताया कि वो अपने बचपन वाले घर में रहने के लिए वापस आ गई है। वो जो कभी जेसिका की किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं करते थे, आज उन्होंने फौरन मुड़कर जेसिका की तरफ देखा और उससे कहा कि सालों पहले भी किसी ने मेरा एतबार नहीं किया था। उस घर में मैंने उस चीज की आंखों में देख लिया था, जिसके बाद मैं अंधा हो गया, पागल हो गया। ये कहते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर डॉक्टर से यहाँ आ जाते हैं और जेसिका को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जेसिका अब अपने डैड की हालत को देखकर काफी परेशान थी। घर पर हम देखते हैं कि एलिस एक जार में बहुत सी कीड़े जमा कर रही थी। टाइलर के पूछने पर वो बताती है कि ये कीड़े वो अपने डैडी के कहने पर जमा कर रही है। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसके बताए सारे काम करूंगी तो वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा। टाइलर उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर के अंदर चली जाती है जहाँ उसने अपने नेबर को बुलाया था, क्योंकि आज जेसिका घर पे नहीं थी। जो लड़का कुछ ड्रग्स लेकर आया था जिसे आज ये दोनों ट्राई करने वाले थे। इसे ट्राई करने के लिए वो यहाँ पर एक बॉटल उठाता है जो गलती से ही उसी के हाथ से गिरकर टूट गई। उसे साफ करने के लिए यही लड़का ऊपर से कुछ लेने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि चौंसी उसे गुस्से से देखता रह जाता है। इससे पहले कि चौंसी उसके ऊपर हमला कर देता, यहाँ टाइलर आकर उसे नीचे चलने को कहती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि जेसिका भी आ गई थी, जिसके हाथ लग गई थी उन दोनों की ड्रग्स, जिसे देखकर प्रोफेसर से तिलमिला गई। इसीलिए उसने नेबर से इस लड़की की मोम को बुला लिया। ये मामला खत्म होने के बाद जेसिका जब अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी कॉमिक बुक की बहुत सी ड्राइंग्स को खा दिया गया था। जेसिका को पता था कि सब एलिस ने किया होगा। वो एलिस के रूम में जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे एलिस सो रही हो। सोते सोते उसने कपड़ भी बदल। जेसिका ने जब चेक करने के लिए कंबल उठाया कि वो सो भी रही है या नहीं, तो वो ये देखकर हैरान थी
के अंदर एलिस के बजाय चॉन्सी था। एलिस तो बाहर थी जो एक कील से अपने हाथ को जख्मी करने वाली थी, जिसे वक्त पर जेसिका ने देख लिया और पहचान लिया। ये काम भी इसे डैडी ने ही करने को कहा था। ये आखिरी टास्क था जिसके बाद वो डैडी की दुनिया में चली जाती। जेसिका के बचाने के बाद भी एलिस ने अपने आप को थोड़ा बहुत जख्मी कर भी लिया था और ऐसे डैडी के बताए सारे टास्क उसने पूरे करने थे। ये सब करने के बाद अब तो एलिस को भी चॉन्सी से डर लगने लगा था। वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी और इसकी वजह से जेसिका काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट को अपने घर बुलाती है। साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर एक रिकॉर्डर लगा देती है और फिर एलिस और जेसिका से बात करती हैं और कुछ देर में हमें एक बहुत बड़ा सच ये पता चलता है कि असल में कोई चॉन्सी, कोई डैडी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो कुछ भी था वो सिर्फ एलिस की इमेजिनेशन थी और एलिस के साथ साथ जेसिका की भी। यानी यहाँ पर कोई खिलौना भी नहीं था, वो खिलौना भी एलिस और जेसिका दोनों की ही इमेजिनेशन में था। साफ मतलब था कि एलिस के साथ साथ जेसिका को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कोई दिमागी बीमारी है। जेसिका को तो इस हकीकत पे यकीन ही नहीं मिलता था। वो टाइलर को भी वीडियो दिखाकर पूछती है, लेकिन जो उन्हें पता चला वो सब सच था। खैर अब साइकियाट्रिस्ट जेसिका को बताती है कि एलिस ने अपने पूरे सेशन में नेवर एवर का वर्ड यूज किया है। ये वर्ड मेरे एक पुराने पेशेंट ने भी अपने सेशन में यूज किया था। उसे भी ऐसे ही इमेजिनरी यानी ख्याली चीजें नजर आया करती थी और फिर एक दिन वो गायब हो गया और समझाने से पहले ये बताया था कि वो डैडी उनका ख्याली दोस्त उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। फिर आने की बात ये थी कि वो बच्चा आज तक किसी को नहीं मिला। नेवर नेवर का सुनकर जेसिका को भी अपनी बचपन वाली ड्राइंग याद आई, जिसे वो उठाकर साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर आई। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई एंटिटी है जो उनके माइंड्स को कंट्रोल कर रही है। बचपन में वो जेसिका के माइंड को कंट्रोल करती थी और अब वो एलिस के माइंड को कंट्रोल कर रही है। ले जाने के बाद अब जेसिका और टाइलर एलिस को ढूंढने लगी, लेकिन एलिस और ये पूरे घर में नहीं मिली। वो बेसमेंट पे चली गई थी जहाँ वो चॉन्सी के कहने पे एक दीवार पे पेंट करते हुए दरवाजा बना रही थी। ये काम उसे डैडी ने करने को ही बोला था, क्योंकि ये करने के बाद उसकी दुनिया का दरवाजा खुल जाता। इससे पहले कि जेसिका और टाइलर वहाँ पहुँचते, एलिस उसके अंदर चली जाती है और गायब भी जाता है। इन दोनों को वो घर पे कहीं नहीं मिलती और इन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। पुलिस को भी एलिस कहीं नहीं मिली और टाइलर इस सब का जिम्मेदार जेसिका को ठहरा रही थी कि वो एक अच्छी मॉम साबित नहीं हुई। इन सबको परेशान देखकर उनके साथ वाले घर से ऑलरेडी बाहर निकलती है और इन दोनों को लेकर अपने घर आती है। ऐसा लग रहा था कि उनको शायद कुछ सच पता है। वो इन्हें बताना शुरू करती है कि जब जेसिका छोटी थी वो भी एलिस जैसे ही आदत किया करती थी कि उसके पास भी एक ख्याली दोस्त है और वही दोस्त उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। जेसिका की ये बातें सुनने के बाद इस ओल्ड लेडी ने अपनी जिंदगी की कई साल इस चीज पे रिसर्च करने के लिए लगा दिए कि आखिर बच्चे की इमेजिनेशन में होता कौन है। और फिर उसे पता चला कुछ ऐसी क्रिएचर, कुछ ऐसी एंटिटीज के बारे में जो कि बच्चों की इमेजिनेशन पे फीड करती थी, जिन्हें बच्चों के ख्याल उनकी ताकत थी। ये असल में भटकती हुई सोल्स होती हैं जो बच्चों को ख्यालों की शक्ल में अपना दोस्त बनाकर उन्हें फांसती हैं और फिर अपना मकसद पूरा करती हैं। इन सोल्स में से सभी सोल्स बुरी नहीं होती। कुछ सोल्स वक्त के साथ बच्चों को छोड़ देती हैं और कुछ तो अपनी दुनिया में भी निकल नहीं जाती। लेकिन अगर कोई बच्चा इनके जाल से बचकर निकल जाए तो इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये बहुत बुरी बन जाती है। और ऐसा ही हुआ था जेसिका के साथ भी। जेसिका को जिस सोल ने अपने अंदर करके रखा था, आखिर में उस सोल से उसके डैड ने जेसिका को बचा लिया और अब उस सोल की भूख बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी वजह से उसने एलिस को अपने पास फंसाया। सिर्फ यही नहीं, वो तो सालों से जेसिका के इंतजार में भी था, इसीलिए अब तक वो जेसिका की इमेजिनेशन में उसे नजर आ रहा था। जेसिका उसकी सारी बातें सुनकर अपने घर जाती है और अपनी बेसमेंट की दीवारों पे मिटी हुई चीजों को दोबारा कलर करना शुरू करती है और उसे यहाँ पे वो सारी चीजें लिखती हैं जो बचपन में डैडी ने उससे करने को भी थी। ये उसकी दुनिया में जाने से पहले की शर्तें थी। यही शर्तें तो एलिस भी पूरी करके वहाँ गई थी। जेसिका को हर हाल में अपनी बेटी एलिस को बचाना था और इसके लिए जरूरी था कि वो भी उन सोल्स की दुनिया में समझाए। इसीलिए वो दीवार पे लिखी हुई सारी बातों को पूरा करती है ताकि उनकी दुनिया का दरवाजा खुल जाए। बाकी सारी चीजें तो जेसिका ले आई थी, आखिर में उसे खुद को चोट पहुंचानी थी जो वो ठीक से कर नहीं पा रही थी। यहाँ टाइलर उसे बहुत बुरा बुला कहती है, जिससे जेसिका का दिल टूट जाता है और आखिरी टास्क भी पूरा हो जाता है। अब के रिचुअल पूरा होते ही दीवार में एक छोटा सा दरवाजा चपकने लगा और वहाँ जलजला आ गया। वो दरवाजा खुल गया और वहाँ एक ख्याली दुनिया बन गई, वही दुनिया जिसमें वो सोल्स रहती हैं। दुनिया के साथ मिला हुआ इस दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद न हो जाए, इसलिए टाइलर ने दरवाजे में कैंची रख दी। यहाँ आकर टाइलर और जेसिका एलिस को ढूंढने में लग जाते हैं। सबके हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी यहाँ आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसने सालों लगा दिए थे अपनी इस रिसर्च पे
और सालों रिसर्च करने के बाद आखिर वो इस ख्याली दुनिया में पहुंच गई थी। यहाँ पर जेसिका को अपनी बचपन की बनाई एक ड्राइंग दिखी, जिसे पकड़ने पे यहाँ एक स्क्रीन चलने लगी। स्क्रीन में जेसिका को वो दिन नजर आ रहा था जिस दिन वो भी इस डैडी की झांसे में आकर इस इमेजिनरी दुनिया में आने वाली थी। उसके डैड ने जेसिका को अंदर जाने से बचा लिया, और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो एंटिटी जबरदस्ती जेसिका को अपनी दुनिया में खींच रही थी। जेसिका को बचाने के चक्कर में जेसिका के डैड ने उस एंटिटी की आंखों में देख लिया और ऐसे वो अंधे हो गए। लेकिन किसी तरह करके उन्होंने फिर भी जेसिका को बचा लिया और उस दुनिया का दरवाजा बंद करके उसे काला पेंट कर दिया, जिसकी वजह से वो दरवाजा बंद हो गया। ये सब देखकर जेसिका को बहुत रोना आया। जेसिका के डैड ये सारी हकीकत सभी लोगों को बताते थे और इसी वजह से उन्हें पागल कहा जाता था। शायद आप लोग दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ फाइनली इन्हें एलिस मिल जाती है, एक बड़े खूबसूरत से कमरे में। ये कमरा एलिस की इमेजिनेशन थी, जैसा वो सोच रही थी वैसा ही बना हुआ था ये कमरा। यहाँ तक के उसकी मॉम भी थी यहाँ पे। जेसिका के बाद समझ गई कि इस दुनिया में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जो कुछ सोचेंगे वही चीजें यहाँ बन जाएंगी। इसीलिए वो यहाँ एक दरवाजा बनाती है और ये दरवाजा बनाने में एलिस भी उसका साथ देती है, क्योंकि एलिस भी यहाँ से अपने घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाते, उनको यहाँ से जाता देख लेता है वो डैडी। इससे पहले जो उनके ऊपर हमला करता है उन्हें रोकने के लिए जेसिका उस दरवाजे से एलिस और टाइलर को भेज देती है और खुद यही फंस जाती है। उनका बनाया ये दरवाजा अब जेसिका ने बंद कर दिया था ताकि एलिस और टाइलर को कोई खतरा ना हो, और खुद वो जिस दरवाजे से इस दुनिया में आई थी उसी दरवाजे से बाहर जाने लगी। जो कैंची टाइलर ने इस दरवाजे में लगाई थी, ये कैंची उठाकर जेसिका ने अपने पीछे पड़ी हुई एंटिटी की आंख में मार दी ताकि वो और उसका पीछा न करे, और जल्दी से फिर अपनी दुनिया में आकर अपनी दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो ओल्ड लेडी भी इनकी असली दुनिया में वापस आ गई और फाइनली ये सब लोग बच गए। अब क्योंकि सभी लोगों को जेसिका के डैड के बारे में पता चल गया था, इसलिए सभी लोग जेसिका के डैड से मिलने के लिए जाते हैं। अब उसके डैड पहले से काफी बेहतर हो रहे थे और ये देखकर जेसिका को थोड़ा अजीब लगा और एकदम से उसे एहसास हुआ कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, यानी वो उस दुनिया से बाहर अभी तक निकली ही नहीं। असल में उस सोल को बचपन से जेसिका पर ही गुस्सा था, क्योंकि वो उससे बचकर भाग गई थी और वो सोल ये सारा गुस्सा अपना जेसिका पे ही उतारने वाली थी। इसीलिए उसने एलिस और टाइलर को तो अपनी दुनिया से जाने दिया, लेकिन जेसिका को वहीं फंसा लिया। अब वो एंटिटी जेसिका को धमकी देती है कि अगर तुम अपनी वीडियो को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें यहीं रहना होगा। जेसिका बस रो ही देती, लेकिन इससे पहले टाइलर और एलिस भी यहाँ गए, जो यहाँ सिर्फ जेसिका को बचाने ही आए थे। इससे पहले कि वो जेसिका को लेकर यहाँ से भाग जाते, चौंसी अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। लेकिन इस मर्तबा ये तीनों ही उसके हाथ लगने से बच जाते हैं और वक्त रहते ही अपनी दुनिया में आ जाते हैं। अपनी दुनिया में आने के बाद इन्हें जल्दी से दरवाजा बंद करके इसे काला पेंट करना था, ताकि ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन काला पेंट उनके पास था नहीं, ये काम वो लोग कर नहीं पाते। दरवाजे के दूसरी तरफ से ही वो एंटिटी अभी भी जेसिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और इन चीजों को खत्म करने के लिए यहाँ टाइलर करीब ही पड़े हुए तेल को उस जगह पे टिरा कर आग लगा देते हैं। ये तीनों जल्दी से बचकर इस घर से बाहर निकल जाते हैं। जेसिका के सामने उस फायर घर जलने लग जाता है। वो अपने घर को बचाने के लिए किसी फायर फाइटर को नहीं बुलाती, क्योंकि वो चाहती थी कि इस घर के साथ साथ वो इमेजिनरी दुनिया भी खत्म हो जाए और वो एंटिटी भी मर जाए। इनका घर अब जल गया था, रहने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए रात में जेसिका एलिस और टाइलर को लेकर एक होटल में आ जाती है। इन्हें यही रात गुजारनी थी। ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत से बचे थे, इसलिए ये काफी रिलैक्स थे। रात भी इनकी आराम से गुजरती है, जिसके बाद सुबह होने पर जेसिका एलिस और टाइलर को लेकर अपने पुराने वाले घर में जाने का फैसला करती है। इससे पहले कि ये लोग होटल से निकल पाते, जेसिका को दोबारा वो डैडी यानी चौंसी दिखता है एक और बच्चे के हाथ में, जिसका मतलब था कि वो एंटिटी वो चौंसी अभी खत्म नहीं हुआ था, वो जिंदा था अभी भी बच्चों की इमेजिनेशन में और अभी भी बच्चों को उससे खतरा था। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।